जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा करी थी कि आज से हम दुनिया की सबसे ऐतिहासिक बहस गांधी अम्बेडकर संवाद को लेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिलिएशन ऑफ कास्ट के सेकेंड एडिशन में इस बहस को रखा है और इस बहस ने दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। विश्व की जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय जी ने इस विचार को डेवलप करते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है अ डॉक्टर एंड अ सेंट, वैसे तो ये 40 भाषाओं में ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुकी है, लेकिन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अनिल जैन सर ने किया और को ट्रांसलेटर की भूमिका में रतन जी खुद थे और अमेजॉन में बेस्ट सेलिंग का ये रिकॉर्ड बना चुकी है। तो आज हम इस बहस को लेते हैं। तो चलिए, अंबेडकर और गांधी के बीच बहस। सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तस्वीर है और नीचे फुटनोट में इसका ब्यौरा दिया हुआ है जिसे मैं पढ़ देती हूं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते डॉक्टर अंबेडकर और गांधी। यह सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चला था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने इस सम्मेलन में यह दावा किया कि वे संपूर्ण भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके इस दावे का अंबेडकर ने कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि गांधी निम्न कही जाने वाली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच इस सम्मेलन में तीखी बहस हुई थी। तो इससे पता चलता है कि विचारधारा के तौर पर गांधी यदि किसी से घबराते होंगे तो वो जरूर डॉक्टर अंबेडकर ही रहे होंगे, वरना गांधी के कामों की उनके जीते जी भी काफी आलोचना होती रही है, लेकिन गांधी ने कभी उन आलोचकों की परवाह नहीं करी और ना ही किसी आलोचक को जवाब ही दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के एनिलिएशन ऑफ कास्ट का बाकायदा उन्होंने अपने जर्नल के थ्रू जवाब देना जरूरी समझा। इसी से इसकी इंपॉर्टेंस आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए, गांधी द्वारा जाति का समर्थन, हरिजन में प्रकाशित उनके लेखों का पुनर्मुद्रण। इसके नीचे फुटनोट में एक ब्यौरा है, वो मैं पढ़ देती हूं। 1932 के कम्युनल अवार्ड के मुद्दे पर अंबेडकर के साथ तीखे संघर्षों और पूना पैक्ट पर समझौते के बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ और 1933 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हरिजन की शुरुआत की। इसी पत्र में गांधी ने अंबेडकर द्वारा एनिलिएशन ऑफ कास्ट अर्थात जाति का विनाश में हिंदू धर्म और धर्मशास्त्रों पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। साथ ही वर्ण व्यवस्था की सकारात्मकता और उपयोगिता के पक्ष में तर्क दिया और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अंबेडकर के तर्कों और आपत्तियों का जवाब देने की कोशिश की। माइंड इट, कोशिश की। गांधी का यह जवाब हरिजन में 2 अंकों में प्रकाशित हुआ था। अंबेडकर ने गांधी की आपत्तियों और तर्कों का जवाब दिया और गांधी के दोनों लेखों के साथ अपने जवाब को भी एनिलिएशन ऑफ कास्ट के 1937 के संशोधित संस्करण में समाहित किया। तो चलिए ऐतिहासिक बहस पढ़ते हैं। पहला, डॉक्टर अंबेडकर का अभियोग। पाठक इस तथ्य को याद करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर पिछली मई में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वह सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का व्याख्यान स्वागत समिति को स्वीकार्य नहीं था। किसी स्वागत समिति द्वारा अपने द्वारा ही चुने गए अध्यक्ष को इसलिए खारिज कर देना कि उसका व्याख्यान आपत्तिजनक हो सकता है, कितना औचित्यपूर्ण है, इस पर सवाल किया जा सकता है। समिति को पता था कि जाति और हिंदू शास्त्रों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या हैं। उसे यह भी पता था कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ने का अड़ग निर्णय कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्याख्यान तैयार किया था उससे जरा सी भी कम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। तो गांधी जो है वो इस चीज को समझ रहे थे कि हिंदू मंच से डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलने वाले हैं, और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने पत्र व्यवहार में इस चीज को मेंशन किया है कि वे चौंके तो जरूर थे कि जब जात पात तोड़क मंडल जो एक हिंदू मंच है उस पर जब इन्हें बोलने के लिए बुलाया गया, और साथ ही पत्र व्यवहार में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को भी मेंशन किया कि शायद मंच प्रोवाइड करते वक्त लोगों के मन में, समिति के मन में ये बात रही होगी कि अब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो अपने निर्णय को
त्याग देंगे धर्मांतरण के, जो कि बिल्कुल बेकार की बात है। ऐसा लगता है कि समिति ने जनता को एक ऐसे आदमी के मौलिक विचारों को सुनने के अवसर से वंचित किया है जिसने समाज में अपने लिए एक अनूठी स्थिति बनाई है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गांधी व्यंग्य कर रहे हैं। अनूठी स्थिति किस तरह की, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है। अनूठी स्थिति कोई बहुत अति विशिष्ट भी हो सकती है और हास्यास्पद भी हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर भविष्य में जिस रूप में भी सामने आए, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो खुद को भुला दिए जाने को गवारा कर सकते हैं। तो इससे यही बात साबित होती है कि गांधी कॉन्फिडेंट थे कि यदि उनका अपना वर्ग भी उनको भुला देगा तो भी उनके किए गए कामों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा जिंदा रहेंगे और उन पर रिसर्च होती रहेगी उनके कामों को लेकर। डॉक्टर अंबेडकर स्वागत समिति द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे। इस व्याख्यान को अपने खर्च से प्रकाशित कर डॉक्टर अंबेडकर ने उसके अस्वीकरण का जवाब दिया है। उन्होंने इसका दाम 8 आना रखा है। मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर वे 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दें। तो गांधी जो है वो व्यंग्य कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लेख के ऊपर कि ये इट्स नॉट वर्थ ऑफ दैट मच अमाउंट, कि ये तो किसी लायक नहीं है, इतना महंगा रखा हुआ है और इसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है इस लेख की। ऐसा मुझे जान पड़ रहा है। कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता। जो रूढ़िवादी है वे इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि व्याख्यान में आपत्ति करने लायक कुछ नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सके। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती हैं। उनका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ है। एक हिंदू संरक्षक ने उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया है। तो ये सारी बातें जो हैं हम पहले भी इंट्रोडक्शन के टाइम में, बुक का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो ये सब चीजें हमने उसमें भी पढ़ी थी कि गांधी क्या विचार रखते थे डॉक्टर अंबेडकर को लेकर। लेकिन तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जो व्यवहार उनके और उनके लोगों के साथ किया, इससे वे इतने नाराज हैं कि वे न केवल उन्हें बल्कि उस हिंदू धर्म को ही छोड़ना चाहते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की और सवर्ण हिंदुओं की साझा विरासत है। इस धर्म को मानने वालों के एक हिस्से से अपनी नाराजगी को उन्होंने उस धर्म के विरुद्ध मोड़ दिया है। लेकिन इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिर किसी व्यवस्था या संस्था का मूल्य उसके प्रतिनिधियों के आचरण से ही आंका जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं के एक बड़े हिस्से ने न केवल अपने सहधर्मियों के साथ जिन्हें उन्होंने अस्पृश्य का दर्जा दिया, अमानवीय व्यवहार किया है, बल्कि उन्होंने अपना एक आचरण शास्त्रों की सत्ता पर आधारित माना है। और जब वे खोज करने लगे तो उन्होंने पाया कि अस्पृश्यता की उनकी धारणा का काफी आधार वहां मिलता है। तो शायद ऐसा लगता है कि गांधी इस बात से काफी परेशान रहे होंगे कि जिस तबके को गांधी ने हरिजन कहकर संबोधित किया, डॉक्टर अंबेडकर ने उसी तबके को अस्पृश्य कहकर संबोधित किया और लोग शायद हरिजन और अस्पृश्य के फर्क को समझने लगे होंगे। व्याख्यान के लेखक ने अपने 3 तरफा अभियोग अमानवीय व्यवहार करने वालों द्वारा इसका औचित्य सिद्ध करना और बाद का ये आविष्कार कि इस औचित्य का आधार शास्त्रों में मौजूद है कि प्रमाण स्वरूप उद्धरण पर उद्धरण दिए हैं। तो इससे गांधी खासे नाराज लग रहे हैं कि शास्त्रों की बुराई करी है। तो उसमें पहले ही हमने जो प्रीफेस पढ़ा था उसमें हमने ये बात मेंशन है कि गांधी का ध्यान आकर्षित किया और डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हिंदू मसीहा मानते हैं उससे आगे बढ़कर उन्होंने उस सत्ता को चुनौती दी जहां से ये सब चीजें आ रही हैं, यानी कि शास्त्रों को। कोई भी हिंदू जिसके लिए उसकी आस्था सबसे बड़ी चीज है, इस अभियोग के महत्व को कम करके नहीं आंक सकता। अपनी इस नाराजगी में डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं हैं। वे इनमें सबसे ज्यादा अडिग विद्वान और योग्यतम व्यक्तियों में से एक हैं। निश्चय ही वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मामले में किसी से भी समझौता नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा है कि नेताओं की अग्रिम पंक्ति में वे एकदम अकेले हैं और अभी तक एक बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधि करते हैं।
लेकिन जो वे कहते हैं वही बातें दलित वर्गों के बहुत से नेताओं द्वारा भी कम या ज्यादा उग्रता के साथ कही जाती हैं। फर्क यही है कि वे उदाहरण के लिए राव बहादुर एससी राजा और दीवान बहादुर श्रीनिवासन केवल हिंदू धर्म को छोड़ने की धमकी नहीं देते, बल्कि हरिजनों को एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जो शर्मनाक सलूक किया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इसमें काफी गर्माहट पाते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ और भी बहुत से लोग इस विचार से प्रभावित हुए होंगे कि हिंदू धर्म त्याग देना चाहिए, लेकिन बहुत से नेता हिंदू धर्म के दायरे में हैं। ये तथ्य डॉक्टर अंबेडकर की बातों का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सवर्णों को अपनी आस्था और अपने आचरण को ठीक करना होगा। सबसे बढ़कर जो विद्वान है और सवर्ण समाज में जिसका असर है, उन्हें शास्त्रों की एक आधिकारिक व्याख्या करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से गांधी सहमत भी दिखते हैं और उन्होंने पहले ही मेंशन किया है कि रूढ़िवादी इसको पढ़ें, उनको लाभ मिलेगा कि जो जो कमियां रह गई हैं अभी अस्पृश्यों को और बहुत सारे बड़े दायरे में खींचने के लिए हिंदू धर्म में, वो यहां से पूरी हो सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अभियोग में ये सवाल शामिल हैं: शास्त्र क्या है? दूसरा, क्या सभी मुद्रित पुस्तकों को शास्त्रों का अविच्छिन्न अंग मान लिया जाए या उनके किसी हिस्से को अनधिकृत मिलावट मानकर खारिज किया जा सकता है? तीसरा, अस्पृश्यता, जाति, सामाजिक स्थिति की समानता, अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने व्याख्यान में इन सब पर विचार किया है। विद इन ब्रैकेट है, इन स्वीकृत तथा परिशोषित शास्त्रों का जवाब क्या है? इन सवालों का अपना जवाब और डॉक्टर अंबेडकर की स्थापनाओं की विद इन ब्रैकेट कम से कम कुछ कमियों पर वक्तव्य में अगले अंक के लिए सुरक्षित करता हूं। हरिजन, 2 जुलाई 1936। तो पहला जो अंक है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं आज का एपिसोड। दूसरे एपिसोड में दूसरे अंक में गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।